तो बेटे आज हमें पढ़ना है वितरण वर्ण लेखन का एक प्रकार, कागज वर्ण लेखन या पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो वितरण वर्ण लेखन को हम इंग्लिश में कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है कि सर वितरण वर्ण लेखन क्या होता है। देखो, वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो हमने पढ़ा ही है पिछले 2 दिनों से। पिछले 2 वीडियोस में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन के बारे में। वर्ण लेखन में क्या होता है, अधिशोषण पर काम करता है वर्ण लेखन। कल तक तो हमने ऐसा पढ़ा था, पर आज हमारे पास जो वर्ण लेखन है वो है वितरण वर्ण लेखन। ये कार्बनिक यौगिकों के वितरण गुणांकों पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? वितरण गुणांकों पर। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कार्बनिक यौगिकों के वितरण गुणांक अलग अलग होंगे तो आप उन कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग कर सकते हो, पृथक कर सकते हो, उनका शोधन कर सकते हो। ठीक है, पर हमें वितरण वर्ण लेखन का एक विशेष प्रकार पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, कागज वर्ण लेखन। कागज वर्ण लेखन को आप इंग्लिश में कह सकते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो जल्दी से हेडिंग लिख लो आप, ये वितरण वर्ण लेखन हिंदी में भी लिख लो हेडिंग और इंग्लिश में भी। तो आज हमारा मेन फोकस होगा कागज वर्ण लेखन पर, जो एक प्रकार का वितरण वर्ण लेखन ही है। कागज वर्ण लेखन की आज हम बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे एक एक पॉइंट को। मैं पॉइंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो वितरण वर्ण लेखन में हम पढ़ेंगे कागज वर्ण लेखन। और कागज वर्ण लेखन में सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इस कागज वर्ण लेखन विधि द्वारा हम कैसे कार्बनिक पदार्थों का शोधन या पृथक्करण कर सकते हैं। तो मैं फिर वही जवाब दूंगा कि यदि सैंपल बहुत कम मात्रा में उपस्थित है और उसे 8 विधियों में से किसी भी विधि द्वारा आप उसका पृथक्करण या शोधन नहीं कर सकते हो, तो आप इस मेथड का यूज करोगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी या कागज वर्ण लेखन का, जो एक प्रकार का वितरण वर्ण लेखन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहां लिखता हूं मैं सर्वप्रथम सर्वप्रथम वीडियो की स्पीड अपने आप एडजस्ट कर लेना। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आपको एक विशेष प्रकार का कागज होता है जिसे कहते हैं, ये लिखा हुआ है देखो, क्रोमेटोग्राफ पेपर, ये, या आप इसे हिंदी में कह सकते हो वर्ण लेखन कागज। तो सर्वप्रथम वर्ण लेखन कागज की वर्ण लेखन कागज की एक पट्टी लेते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है ना जो, उसकी एक पट्टी ले लो आप। ये ले रखी है हमने, देखो ये जो कागज की पट्टी है ये क्रोमेटोग्राफ पेपर की है या वर्ण लेखन कागज की है। ये पट्टी ले ली आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसके निचले सिरे से लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर एक रेखा खींचनी है। नंबर 2, इसके निचले सिरे से इसके निचले सिरे से 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊपर एक क्या खींचते हैं, रेखा। एक रेखा खींचते हैं। ठीक है, और एक बात बताता हूं मैं आपको, ये जो रेखा खींचनी है ना आपको, इसे आपको पेंसिल से खींचना है, पेंसिल से। ठीक है, कच्ची पेंसिल होती है ना जो, उससे। ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। तो आपने क्या काम करा, रेखा खींच दी। उसके बाद क्या करना है, अब आपको जो मिश्रण दिया है कार्बनिक यौगिकों का, जिसमें उपस्थित यौगिकों की या अवयवों की या कार्बनिक यौगिकों की पहचान करनी है या उन्हें पृथक करना है, उनका शोधन करना है, उस मिश्रण को एक विलायक में घोल लो, कार्बनिक विलायक में, और घोल के उस घोल का एक बूंद यहां लगाओ, यहां इस जगह, इस रेखा के ऊपर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नंबर 3 पे मिश्रण
के कार्बनिक विलायक में, मिश्रण के कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक में बने घोल की, बने घोल की, बने घोल की एक बूंद, एक बूंद इस रेखा पर, इस रेखा पर लगाते हैं। तो आपको अब ये काम करना है, जो कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण आपको दिया गया था, उस मिश्रण को एक कार्बनिक विलायक में घोल लो आप, और घोलने के बाद उसकी एक बूंद उठाओ, और उठाने के बाद उसे एक बूंद को आप यहां लगा दो, यहां सैंपल प्रतिदर्श लिखा हुआ है, देखो प्रतिदर्श, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब एक बूंद आपने लगा दी, अब आप इस पट्टी को सुखा लो, ये बूंद सूख जानी चाहिए। और सूखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब इस पट्टी को, जो कागज की पट्टी है ना, क्रोमेटोग्राफ पेपर की पट्टी है, अब इस पट्टी को सुखाकर, आपको पहले इसे सुखाना है, जो आपने बूंद लगाई है, सुखाकर पुनः उसी स्थान पर या उसी धब्बे पर, पुनः उसी धब्बे पर एक और बूंद लगाकर सुखाते हैं। तो उसी जगह एक बूंद और लगा दो मिश्रण की, जो मिश्रण का आपने कार्बनिक विलायक में घोल बना रखा है, उस घोल की एक बूंद और लगा दो आप उसी जगह। कर दोगे इतना काम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सुखा दिया आपने पट्टी को, अब आप इस पट्टी को एक बड़े से बर्तन में रखोगे, जिसे हमने लिखा है जार। और उस बर्तन की खासियत यह है कि उसमें नीचे भरा हुआ है विलायक, और विलायक इतना भरा होना चाहिए कि ये जो बूंद है हमारी प्रतिदर्श सैंपल, या जो रेखा खींची थी हमने, ऐसा भी कह सकते हो आप, वो रेखा ना डूब पाए विलायक में। विलायक जो है इस धब्बे से, इस बूंद से नीचे ही रहे, ठीक है। और देखो सीधा रखने के लिए हमने कागज को ऊपर से बांध रखा है, देखो ये ऊपर हमने लगा रखा है कार्डबोर्ड, एक गत्ता है, गत्ते के सहारे इसे हमने रोक रखा है, जिससे कागज की पट्टी सीधी रहे, ठीक है। तो नंबर 5 पे क्या करना है, नंबर 5, अब पट्टी को, कागज की पट्टी को, अब पट्टी को विलायक, ये विलायक भी कार्बनिक विलायक होगा, अब पट्टी को विलायक युक्त जार में, जार कह दो या बर्तन कह दो, एक ही बात है, या पात्र कह दो, जार में इस प्रकार रखते हैं, जार में इस प्रकार रखते हैं। कैसे रखते हैं बताओ, इस प्रकार रखते हैं कि बूंद, या आप धब्बा भी कह सकते हो, धब्बा, बूंद या धब्बा विलायक से, बूंद या धब्बा विलायक से ऊपर, ऊपर ही रहे, मतलब विलायक में न डूब पाए। इतना काम आपको करना है, कर दोगे इतना काम? जल्दी से पोज करके लिखो आप पहले, फिर बताता हूं क्या करना है। मतलब आप कर लिया, लिख लिया बेटे, ठीक है। देखो पता क्या है, आपने क्या काम करा था, क्रोमेटोग्राफ पेपर की एक पट्टी ली थी, इस पट्टी के नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर एक निशान लगाया था, इस निशान के ऊपर एक बूंद आपने लगाई थी, जो मिश्रण दिया गया था उस मिश्रण को कार्बनिक विलायक में घोल के एक विलयन या घोल तैयार करा, उस घोल की एक बूंद लगाई, फिर सुखा लिया इसे, सुखाने के बाद फिर उसी जगह एक बूंद लगाई, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस पट्टी को एक बर्तन में, एक जार में डुबाया,
और इस तरीके से रखा कि जार में नीचे विलायक है पर विलायक में ये बूंद नहीं डूबनी चाहिए या ये रेखा नहीं डूबनी चाहिए। इतना काम आपने कर लिया। अब क्या होगा, छठे नंबर पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको पता है कि ये जो, मैं एक बात बताता हूं चलो अच्छा आपको, ये जो हमारे पास वर्ण लेखन कागज होता है ना या क्रोमेटोग्राफ पेपर, इसकी एक खासियत होती है। खासियत ये होती है कि जो इसके छिद्र होते हैं ना, इसके छिद्रों में जल भरा होता है, जल या फिर यूं कह दो विलायक भरा होता है। और होगा क्या, जैसे ही आप इसे विलायक से भरे हुए बर्तन में डुबाओगे ना, तुरंत ये विलायक इसमें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा और विलायक भी ऊपर चढ़ेगा। और विलायक के साथ साथ जैसे ही विलायक चढ़ते चढ़ते इस बूंद तक पहुंचेगा ना, इस बूंद तक, तो बूंद में आपको पता है 2 या 3 कार्बनिक यौगिक हैं, उनके मिश्रण की बूंद है। तो इस बूंद में जितने भी यौगिक हैं वे विलायक के साथ ऊपर ऊपर चढ़ेंगे, पर विलायक के ऊपर चढ़ने की स्पीड सबसे तेज होगी। ध्यान से समझो बिल्कुल। मान लो इस बूंद में 3 यौगिक हैं, ए बी और सी, तो और एक है हमारा विलायक। तो विलायक जब इनके पास को गुजरेगा ना, इनके पास को, तो विलायक सबसे तेजी से बढ़ेगा ऊपर, यानी विलायक का ऊपर चढ़ने का स्पीड सबसे तेज होगा केशिकात्व के कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण। और जो इसके यौगिक हैं इसमें बूंद में, उन सब की ऊपर चढ़ने की स्पीड अलग अलग होगी। तो यदि मैं कहूं 3 तो इसमें यौगिक थे, एक विलायक, तो आपको लगभग 4 निशान यहां नजर आएंगे। कितने निशान नजर आएंगे? 4। अभी मैंने यहाँ 2 निशान बना रखे हैं, एक तो यौगिक का है और एक विलायक का है। जैसा यौगिक का एक निशान है, ऐसे और 2 निशान आ सकते हैं यदि 3 पदार्थ इसके अंदर घुले हुए हैं, इस बूंद के अंदर। ठीक है, तो नंबर कौन सा था हमारा? नंबर 6। नंबर 6 क्या होगा? आपको केशिकात्व देखने को मिलेगा और आप लिखोगे केशिकात्व के कारण, केशिकात्व के कारण, केशिकात्व के कारण विलायक जो नीचे भरा हुआ है इसमें, तथा मिश्रण में उपस्थित अवयव, मिश्रण में उपस्थित अवयव यानी कार्बनिक यौगिक, जिनसे मिलकर वो मिश्रण बनाया गया और हमें दिया गया, वे अवयव क्या करेंगे? अलग अलग ऊंचाई तक चढ़ जाएंगे। ठीक है, अवयव पट्टी में या पट्टी पर लिख दो, चलो पट्टी पर अलग अलग, सबसे ऊपर तो विलायक ही चढ़ेगा, अलग अलग ऊंचाइयों तक, अलग अलग ऊंचाइयों तक चढ़ जाते हैं, अलग अलग ऊंचाइयों तक चढ़ जाते हैं। तो क्या होगा? अलग अलग ऊंचाइयों तक ये चढ़ जाएंगे, और जब अलग अलग ऊंचाइयों तक चढ़ जाएंगे तो आपको यूं देखना है कि विलायक कब ऊपरी सिरे तक पहुंचेगा। जैसे ही विलायक पहुंचता है ऊपरी सिरे के नजदीक, आप इस पट्टी को बाहर निकाल लोगे और सुखा लोगे। इस बात को भी लिख देते हैं, विलायक के ऊपरी सिरे तक, यह ऊपरी सिरा पट्टी का है, कागज की पट्टी का, विलायक के ऊपरी सिरे तक पहुंचते ही, विलायक के ऊपरी सिरे तक पहुंचते ही पट्टी को बाहर निकालकर, पट्टी को बाहर निकालकर सुखा लेते हैं।
तो अब आप पट्टी को बाहर निकाल लोगे, जैसे ही विलायक सबसे ऊपर तक चढ़ जाएगा और पट्टी को आप सुखा लोगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें मंदन गुणांक निकालने हैं, मतलब हमें निकालने हैं मंदन गुणांक। कल भी मैं पढ़ा रहा था। अब प्रत्येक यौगिक यहां अवयव है। अब प्रत्येक यौगिक की ऊंचाई कि कितनी ऊंचाई तक वो चढ़ा है, ऊंचाई के आधार पर मंदन गुणांक जिसे आप कह सकते हो RF, रिटार्डेशन फैक्टर, के आधार पर, चलो ऐसा नहीं लिखते, सेंटेंस फिर आपके समझ में नहीं आने का। ऊंचाई के आधार पर मंदन गुणांक आप निकाल रहे, RF का मान ज्ञात करके, RF का मान ज्ञात करके यौगिक की पहचान कर लेते हैं, यौगिक की पहचान कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि सर ये RF कैसे निकलेगा, यानी रिटार्डेशन फैक्टर या मंदन गुणांक कैसे निकलेगा। RF निकालने का बहुत आसान तरीका है। RF आप ऐसे निकाल लोगे, RF इज इक्वल टू X अपॉन वाई। अब फिर एक सवाल खड़ा हुआ कि सर ये X क्या है और Y क्या है। कल भी मैंने समझाया था, हालांकि इससे पिछले वीडियो में। यौगिक, जिस यौगिक का आप RF निकालना चाह रहे हो उस यौगिक को देखना है कि ये सैंपल से कितने ऊपर तक चला गया है, कितने ऊपर तक चढ़ गया है। तो सैंपल जहां आपने रखा था, जहां बूंद टपकाई थी सैंपल की, वहां से यौगिक की चढ़ी गई ऊंचाई, ये तो है X। आप इसे सेंटीमीटर मिलीमीटर किसी में ही निकाल लो स्केल से नाप के। और सैंपल से लेके विलायक कितनी ऊपर तक चढ़ा है Y, उसकी ऊंचाई। तो X तो है यौगिक कितने ऊपर चढ़ा है, और Y है विलायक कितने ऊपर चढ़ा है। इन दोनों की जो ऊंचाइयों का अनुपात है, चढ़ी गई ऊंचाइयों का अनुपात, उसे कहते हैं RF। और अलग अलग यौगिकों के लिए RF का मान अलग अलग होता है। RF के हिसाब से हमारे पास एक सारणी होती है, टेबल, उसमें देख के हम पहचान कर सकते हैं कि कौन सा यौगिक है। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इस मेथड में हमें यूज करना है एक विशेष प्रकार का कागज, जिसे हम कहते हैं वर्ण लेखन कागज या क्रोमेटोग्राफ पेपर। और प्रैक्टिकल बिल्कुल ऐसा ही है जैसा प्रैक्टिकल आपने इससे पिछले वीडियो में सीखा था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपने कांच की पट्टी यूज करी थी और उसके ऊपर अधिशोषक की लेई का एक लेप चढ़ाया था। और यहां हमने कोई लेप नहीं चढ़ाया है। यहां हमारे पास जो कागज की पट्टी है वो ही अपने आप उस थिन लेयर का काम कर रही है। ठीक है। अब डायग्राम में मिटा देता हूं ये चित्र और मैं आपको बताता हूं एक बात और बहुत बढ़िया। ये तो समझ में आ गया होगा मेथड आपके। एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, चलो। क्रोमेटोग्राफी कुल मिला के मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी में 3 चीजें पढ़ाई भाई। 3 तरह की क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको पढ़ा दी। अब आप एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो वर्ण लेखन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। मतलब वर्ण लेखन का हम प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं। रासायनिक विज्ञान में हम वर्ण लेखन का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ण लेखन जो हम पढ़ रहे हैं, इस विधि का प्रयोग हम करते हैं कुछ विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के शोधन या पृथक्करण में। ठीक है, लिखो आप, इस विधि का प्रयोग, इस विधि का प्रयोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों के शोधन या पृथक्करण, शोधन या पृथक्करण में किया जाता है। कैसे यौगिकों के, वो समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। वैसे तो मैंने जब आपको वर्ण लेखन पढ़ाना शुरू करा था उस समय भी ये सारी बातें आपको बताई थी बहुत अच्छे तरीके से, कि आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं बाद में भी आपको ये सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, कैसे कार्बनिक यौगिकों का शोधन किया जाता है। सबसे पहली खासियत, यदि वे बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं, जो बहुत कम मात्रा में हो, मतलब जो आपको सैंपल दिया गया है वो सैंपल बहुत कम मात्रा में है, तो आप कोई सी भी विधि नहीं लगा सकते हो, आप वर्ण लेखन विधि से ही कर सकते हो उस प्रैक्टिकल को, यदि बहुत कम मात्रा में सैंपल आपको दिया गया है। ठीक है, दूसरी खासियत, जिनके क्वथनांक बहुत अधिक निकट हों, जिनके क्वथनांक बहुत अधिक निकट हों। मान लो आपको दो यौगिकों का मिश्रण दिया गया है और उनके क्वथनांकों में 40 डिग्री सी से ज्यादा का अंतर है, तो आप साधारण आसवन विधि से उन्हें अलग कर लोगे। और यदि 40 डिग्री सी से कम का अंतर है तो आप प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर लोगे। और यदि मैं कहूं 1-2 डिग्री सी का ही अंतर है सिर्फ, तो उस जगह प्रभाजी आसवन विधि भी फेल हो जाएगी, तो वहां आपको काम आएगी क्रोमेटोग्राफी मेथड। कौन सा मेथड काम आएगा? क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अब ये एक नया शब्द आया आपके सामने, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये क्या होता है। देखो मैं बताता हूं। मान लो आपके पास दो यौगिक हैं और उन दो यौगिकों के मिलने से एक मिश्रण बनता है, और उस मिश्रण की खासियत यह है कि वो मिश्रण के दोनों अवयव इकट्ठे एक ताप पर ही उबलते हैं, यानी उनके क्वथनांक अलग अलग नहीं होते। जैसे मैं कहूं कि दो यौगिक हैं मेरे पास ए और बी, और उन्हें मैंने आपस में मिला दिया और मिलाने से एक मिश्रण बना, तो उस मिश्रण का क्वथनांक कहीं दोनों के बीच में हो सकता है। वैसे ऐसा भी होता है किसी किसी केस में कि क्वथनांक सबसे कम वाले से भी कम हो या ज्यादा वाले से भी ज्यादा हो, जिसका क्वथनांक सबसे कम है उससे भी कम हो मिश्रण का क्वथनांक। या ऐसा भी हो जाता है कि मिश्रण का क्वथनांक जिसका सबसे ज्यादा क्वथनांक है उस द्रव से भी ज्यादा हो जाए। पर ज्यादातर ऐसा होता है कि मिश्रण का क्वथनांक दोनों द्रवों के क्वथनांक में के बीच में रहता है कहीं भी। पर जब हम गर्म करते हैं ना उस मिश्रण को, तो जिस द्रव का क्वथनांक कम है वो पहले उड़ता है और जिसका ज्यादा क्वथनांक वो बाद में उड़ता है हाई टेम्परेचर पर। या फिर दोनों इकट्ठे उड़ रहे, तो इकट्ठे उड़ने में पहले जिस द्रव का क्वथनांक कम है वो ज्यादा मात्रा में उड़ेगा और जिस द्रव का क्वथनांक ज्यादा है वो कम मात्रा में उड़ेगा। ये बात सिखा रखी है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास दो द्रव हैं
और दोनों द्रव एक स्पेशल अनुपात में कंबाइन कर गए, आपस में जुड़ गए, एक अनुपात में मिल गए, एक डेफिनेट अनुपात में, और उस अनुपात में मिलने से वे दोनों द्रव एक ही क्वथनांक पर उबलते हैं, उनका क्वथनांक एक जैसा हो जाता है बिल्कुल। फिर यूं नहीं होता कि तुझे 40 पे उड़ना और मुझे 50 पे उड़ना, वे दोनों किसी एक ताप पर ही उड़ते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई ऐसा मिश्रण तैयार हो जाता है कि वे सारे पदार्थ एक ही ताप पर उड़ते हैं, उनका क्वथनांक एक जैसा हो जाता है सभी अवयवों का, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण को तो आप साधारण आसवन विधि से भी नहीं अलग कर सकते हो, प्रभाजी आसवन विधि से भी नहीं अलग कर सकते हो। तो आसवन विधि तो सारी फेल हो जाएंगी यहाँ, चाहे आप फिर निर्वात आसवन लगा लेना, कम दाब पर आसवन लगा लेना, भाप आसवन लगा लेना, सब फेल हो जाएगी आसवन विधियां। तो ऐसी स्थिति में हम वर्ण लेखन का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कहां यूज कर सकते हैं? जिनकी विलेयता या विलेयताएं लिखता हूं, जिनकी विलेयताएं समान होती हैं। अब विलेयता वाला कंसेप्ट कहां काम करता है? विलेयता वाला कंसेप्ट काम करता है क्रिस्टलन में, साधारण क्रिस्टलन या प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन में दोनों पदार्थों की विलेयता अलग अलग होनी चाहिए, और साधारण क्रिस्टलन में भी पदार्थ की विलेयता और अशुद्धियों की विलेयता अलग अलग होनी चाहिए किसी एक विलायक में। और यदि आपको दो या तीन पदार्थ आपस में मिला के दे दिया और कहा कि सबकी घुलनशीलता किसी एक यौगिक में या विलायक में एक जैसी है, तो आप कैसे अलग करोगे? यहाँ तो क्रिस्टलन विधि भी फेल हो जाएगी, और जब क्रिस्टलन या प्रभाजी क्रिस्टलन फेल हो जाएगी तो यहाँ काम करेगी हमारी वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अच्छा, और बताता हूं, जो रंगहीन या फिर रंगीन, कलरफुल, रंगीन होते हैं, तो यदि कार्बनिक यौगिक कलरलेस हैं या कलरफुल हैं तो उनका शोधन भी आप इस मेथड से कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप कहोगे कि सर यदि कलरफुल हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यदि कलरलेस हैं तो दिक्कत आ जाएगी। तो मैं कहूंगा नहीं यार, दिक्कत नहीं आने की। यदि ये कलरलेस है ना, और आपको डॉट जो मिल रहे ऊपर, ऊंचाइयां जो मिल रही, निशान जो मिल रहे, वे कलरलेस मिल रहे, तो आप अल्ट्रावायलेट लाइट से उनकी पहचान कर सकते हो। अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करो, आप पहचान कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो इस जगह हम क्रोमेटोग्राफी यूज कर सकते हैं, ये इसके अनुप्रयोग है। पर हाँ, एक बात बताता हूँ आपको बहुत बढ़िया, देखो एक हेडिंग लिखो आप, नोट हेडिंग लिखो। इस क्रोमेटोग्राफी का यूज आप एक जगह और भी कर सकते हो, शुद्धता की जांच करने में। यदि कोई यौगिक आपको दिया गया है ना, और आपको उसकी शुद्धता की जांच करनी, तो उस यौगिक का एक सॉल्यूशन बनाओ और उसका एक बूंद लगाओ, चाहे तीनों क्रोमेटोग्राफी में से कोई से तरीका यूज कर लो आप, ठीक है। तो यदि आपको एक ही निशान नजर आता है, एक ही बिंदु बनता है क्रोमेटोग्राफी में, एक ही बिंदु बनता है यौगिक का, तो समझ जाओ कि उस मिश्रण में कोई दूसरा यौगिक था ही नहीं, कोई अशुद्धि थी ही नहीं, वो शुद्ध अवस्था में था। देखो किसी किसी बच्चे के समझ में किसी बच्चे के समझ में आएगी ये बात, ठीक है। लिखते हुए देखता हूं समझ में आती है क्या तुम्हारे। वर्ण लेखन द्वारा किसी यौगिक की शुद्धता, किसी यौगिक की शुद्धता की जांच भी की जा सकती है, शुद्धता की जांच भी की जा सकती है, क्योंकि
शुद्ध अवस्था में केवल शुद्ध अवस्था में केवल एक ही बिंदु प्राप्त होगा। तो जब आपके पास शुद्ध अवस्था में कोई यौगिक होगा तो आपको क्रोमेटोग्राफ पे जो निशान नजर आएंगे ना, जो निशान बनेंगे, एक ही निशान बनेगा बस, क्योंकि वो शुद्ध पदार्थ है। और यदि वो शुद्ध नहीं है तो ज्यादा निशान बनेंगे। तो समझ जाना कि उसमें अशुद्धि है, इसलिए वो भी अपना एक निशान बना रही है। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, अब पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है, तो ये हमारे कार्बनिक यौगिकों के शोधन करने के सारे तरीके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमें करना है, एक टॉपिक और कराऊंगा इसमें, शुद्धता की कसौटी, कि आप कैसे चेक करोगे कि कोई भी पदार्थ शुद्ध है या नहीं। हालांकि यहाँ भी मैंने आपको एक ट्रिक बता दी, पर इसके अलावा भी 2 अच्छी ट्रिक्स मुझे सिखानी है कि आप कैसे पहचान करोगे कि कोई भी ठोस शुद्ध अवस्था में है या नहीं है, या कोई भी द्रव शुद्ध अवस्था में है या नहीं है। ठीक है, बस कल इसके बारे में बताने के बाद फिर हम अगले नॉर्मली स्टार्ट करेंगे। हम फिर उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे शुद्धता की कसौटी के बाद हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत मजेदार है। अगली स्टडी सारी बहुत ज्यादा टेक्निकल होगी। हालांकि केमिस्ट्री सारी ही टेक्निकल होती है, पर कल के बाद हम फिर वर्गीकरण पे आ जाएंगे, क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, बस जो बार बार ये मेरी जबान फिसल रही है ना, इसे कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बात नहीं। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।